प्यारे बच्चों, साधन गुरु डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। मैं मसूद आलम आज आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा क्लास 10th के लिए। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जो क्रम में पढ़ा, हम लोग मिरर फॉर्मूला तक पहुंच गए थे, यानी दर्पण सूत्र तक पहुंच गए थे। दर्पण सूत्र को कैसे अप्लाई करते हैं उसको प्रूव भी किया था, और मैग्निफिकेशन क्या होता है जिसको आवर्धन कहते हैं, इसके बारे में भी जानकारी हासिल कर चुके थे। तो इसी क्रम में थोड़ा हम लोग आगे चलते हैं और आगे हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल समझते हैं, आंकिक प्रश्न। कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको, जैसे कभी ऐसा होगा कि वेलोसिटी सॉरी प्रतिबिंब की दूरी निकालने के लिए दिया जाएगा, कभी आपको वस्तु की दूरी निकालने के लिए, कभी फोकस दूरी निकालने के लिए दिया जाएगा, कभी वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए दिया जाएगा। कुछ जानकारी दी जाएगी प्रश्न में, और उस जानकारी के आधार पे आपको नई चीजें प्राप्त करनी हो। बच्चों, जब हम न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं, आंकिक प्रश्न स्टार्ट करते हैं, तो हमें कुछ बेसिक ज्ञान होना चाहिए, और उस बेसिक ज्ञान के आधार पे हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और बाकी सारी चीज़ें आसान लगेंगी। आज का जो मेरा क्लास है वो आंकिक प्रश्न तो है, लेकिन बहुत इजी लेवल का है। ये ऐसे बच्चों के लिए है जो खास तौर पे फिजिक्स के आंकिक प्रश्न से, न्यूमेरिकल से डरते हैं और उनको लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आज आपके लिए लेकर आए हैं, और उस क्वेश्चन को कराने के क्रम में हम आपको सारा कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराते जाएंगे। और बच्चों, इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें क्वेश्चन का लेवल, तो पहले ये एक बेसिक बात है, यदि किसी दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है तो दर्पण किस प्रकार का है। यदि किसी दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, ध्यान रखिएगा बच्चों, वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा ही उल्टा है। अब वास्तविक के रहते भर में ये उल्टा शब्द जो है बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखता है। आपने पढ़ा है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा ही उल्टा होता है, तो बस इतना ही काफी है इस क्वेश्चन के लिए कि प्रतिबिंब वास्तविक किस दर्पण में होता है। बच्चों याद रखिएगा, एक ही दर्पण है जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब किसमें बनेगा? केवल अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में और समतल दर्पण में कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जब बनेगा तो अवतल दर्पण में ही बनेगा। और थोड़ा सा रिवाइज कर ले कि केस क्या होगा, तो फोकस से लेकर अनंत तक, या अगर ऐसे बोले अनंत से लेकर फोकस तक, अगर वस्तु को कहीं भी रखें, चाहे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखें, वक्रता केंद्र पे रखें, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखें, और चाहे फोकस पे रखें, इन सारे सिचुएशंस में प्रतिबिंब वास्तविक ही बनेगा। तो इसका ये हमारा आंसर हो चुका है। ओके, अब हम लोग चलें नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। बच्चों, अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ये बात सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ अवतल दर्पण में एक और केस है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब अवास्तविक यानी कि काल्पनिक भी बन सकता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, आपका आंसर होगा समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, यानी कि प्रत्येक दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब केवल एक और केवल एक ही दर्पण में बनता है, वो है अवतल दर्पण, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब तीनों में से किसी में भी बन जाता है। ठीक है, और तीनों में बने हुए काल्पनिक प्रतिबिंब की खूबी होती है, उसके गुण होते हैं। और क्या गुण होता है? जब अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो वो हमेशा वस्तु से बड़ा होगा। जब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा तो हमेशा वस्तु से छोटा होगा, और जब समतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा तो हमेशा वस्तु के बराबर होगा। इस ज्ञान के आधार पे, इस बात के आधार पे हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा
एक अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी, आभासी का मतलब काल्पनिक होगा, होता है, और आभासी होगा तो सीधा होगा ही होगा। ठीक है, तो वस्तु की स्थिति क्या है, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है क्वेश्चन में। वस्तु की स्थिति क्या है, यानी वस्तु कहाँ रखी गई है। अभी अभी हमने बताया कि किसी अवतल दर्पण में, जैसे कि ये अवतल दर्पण है और अवतल में ये पोल है, ध्रुव है, ये फोकस है एफ है, ये वक्रता केंद्र है सी, और इधर कहीं इनफाइनाइट है, अनंत है। हमने बताया कि अनंत से लेकर फोकस तक में कहीं भी आप रखो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ये बात इस सवाल का जवाब भी थी। अब हमारे पास बच क्या रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जगह, यानी फोकस और ध्रुव के बीच इस एरिया में कहीं भी रखेंगे हम तो प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनेगा, प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी बनेगा। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हुआ कि यदि हम किसी अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, और वो दर्पण के पीछे पीछे बनता है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अगला प्रश्न की बात करें हम, अगला प्रश्न है इसी से मिलता जुलता, यदि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा और सीधा बनता है। अभी बताया हमने प्रतिबिंब वस्तु से छोटा और सीधा, यहाँ सीधा जो शब्द है सीधा, इससे एक बात क्लियर हो रही है, हमेशा क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछा जाता है। यहाँ भी इन मतलब क्वेश्चन तो सीधा पूछा गया है, लेकिन इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो डायरेक्टली ना देकर इनडायरेक्टली दी गई है। वो कैसे, यहाँ ये नहीं बताया गया है कि प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक है या काल्पनिक है। जब ये नहीं बताया गया है तो आप कैसे समझेंगे, तो अभी कई बार रिपीट कर चुके हैं कि जब उल्टा प्रतिबिंब होगा तो निश्चित तौर पे वो वास्तविक प्रतिबिंब ही होगा, और जब सीधा प्रतिबिंब है तो निश्चित तौर पे वो काल्पनिक प्रतिबिंब ही होगा। यानी कि ये आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब है, ठीक है, और छोटा है। काल्पनिक और छोटा इसमें बनता है उत्तल दर्पण में, इसमें बनेगा उत्तल दर्पण में, इसमें बनेगा उत्तल दर्पण में। देखिए तो बन गया काल्पनिक और सीधा। ठीक है, तो हमारा आंसर हुआ दर्पण किस प्रकार का है, तो दर्पण उत्तल है। ओके, अब बात आएगी अगले क्वेश्चन की। अब यहाँ देखिए एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। जब भी कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन बच्चों हमें करना होता है तो हमें साइन कन्वेंशन, जिसको चिह्न परिपाटी कहते हैं, उसको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना होता है। यदि आप साइन कन्वेंशन में मिस कर रहे हैं तो आपको आपका आंसर सही नहीं आएगा, या फिर अगर न्यूमेरिकली बेस पे आंसर सही आ गया तो भी साइन सही नहीं आने की वजह से हो सकता है कि आप सही आंसर न दे पाए, सही एक्सप्लेनेशन न दे पाए। ओके, अब देखिए अवतल दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का फोकस हमेशा दर्पण के सामने होता है। अवतल दर्पण का फोकस हमेशा अवतल दर्पण के सामने होता है, और अगर इसे y एक्सिस और x एक्सिस के तौर पे देखें तो ये y एक्सिस के बाएं साइड में है, इधर है बाएं साइड में, है ना, तो इधर की दूरी जो हम नापेंगे वो निगेटिव हो जाएगी। क्या होगी, निगेटिव, यानी दिया हुआ है f इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। जैसे ही, या फिर अगर ये बात आपको क्लियर समझ में आ रही है तो बढ़िया है, नहीं तो आप इसको याद भी रख सकते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ये बात आपको याद रखनी है। तो चलिए फोकस दूरी हमें मिल गई 20 सेंटीमीटर, और वक्रता त्रिज्या यानी आर निकालना है।
हम लोग इन दोनों के बीच संबंध जानते हैं, r इज इक्वल टू 2f। r इज इक्वल टू 2 मतलब 2 और f का मतलब हुआ -20 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई होगा -40 सेंटीमीटर। ये है हमारा आंसर। साइन गलत नहीं करेंगे, साइन को इग्नोर नहीं करेंगे, साइन का बहुत महत्व है। तो हमारा आंसर हुआ -40 सेंटीमीटर, यानी वक्रता त्रिज्या की लंबाई कितनी है? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब यहाँ पे ये हो गया है ये क्वेश्चन। यदि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, यदि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो हम जान रहे हैं कि वक्रता त्रिज्या को r द्वारा सूचित किया जाता है, और r कितना है? 30 है, और ये हो जाएगी निगेटिव, क्योंकि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र और फोकस दोनों सामने होता है। अगर हम बात करें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के आधार पे, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तौर पे अगर इसको रिलेट करके देखें, तो ये किधर है? लेफ्ट साइड है। आर किधर है? लेफ्ट साइड है, इसलिए इसको हमेशा निगेटिव मेजर किया जाएगा। अब क्या निकालना है हमें? हमें एफ निकालना है, एफ इक्वल टू 1। इन दोनों में क्या रिलेशन होता है? तो अभी अभी लिखे थे आर इज इक्वल टू 2f, तो हम r के जगह पे -30 रख दें, 2 के जगह पे 2 और f के जगह पे f। -30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू f, -15 इक्वल टू f। फोकल लेंथ होगा 15 सेंटीमीटर या -15 सेंटीमीटर। इस तरह से बच्चों हम आसानी से फोकस दूरी निकाल लें। आप देख सकते हो कि हमने दोनों बार एक ही फॉर्मूला यूज किया। कई बार ऐसा होता है कि इस फॉर्मूला का एक मॉडिफाइड रूप होगा कि f इक्वल टू r/2। ये और ये दोनों एक ही चीज है, बस अलग अलग तरीके से लिखा गया है। कई लोग डायरेक्ट ऐसे करके निकाल देंगे, दोनों ही सही है। ओके, इसको नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण है बच्चों, उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण ऐसा होगा, और इसके प्रिंसिपल फोकस, जिसको फोकस मुख्य फोकस कहते हैं, वो दर्पण के पीछे होगा, और जब इसका मेजरमेंट होगा तो वो होगा पॉजिटिव। कैसे होगा? पॉजिटिव। ये एक्स एक्सिस पे राइट साइड में, यानी वाई एक्सिस के दाहिने है। ओके, तो फोकस दूरी कितनी है? +25 सेंटीमीटर। आर निकालना है, आर इक्वल टू होता है 2f, 2 इंटू 25 यानी कि 50 सेंटीमीटर। पॉजिटिव प्लस साइन नहीं भी देंगे तो चलेगा, आंसर आ जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। इस क्वेश्चन को देखा जाए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा दम आया क्वेश्चन में। अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें मिरर फॉर्मूला दर्पण सूत्र हम लोग यूज किए थे, लगता है इसमें होने वाला है। एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। तो ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पे एक वस्तु रखी जाती है, यानी वस्तु की दूरी जिसको हम u द्वारा सूचित करते हैं, ये 30 सेंटीमीटर है। बच्चों, दर्पण का सामना किसे कहेंगे? दर्पण चाहे ये हो, दर्पण चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, सामना इधर होगा, हमेशा ही लेफ्ट साइड, यानी वस्तु की दूरी हमेशा ही ऋणात्मक रखी जाएगी, चाहे दर्पण कोई भी हो। दर्पण के बदलने से वस्तु की दूरी का चिन्ह नहीं बदलेगा किसी भी परिस्थिति में, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाएगी। तो यहाँ हो गया u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। यदि फोकस दूरी
10 सेंटीमीटर है। अब बात आएगी फोकस दूरी की 10 सेंटीमीटर, लेकिन सवाल उठेगा कि ये 10 निगेटिव ले या पॉजिटिव ले, तो ये निर्भर करेगा दर्पण पे। ये किस बात पे निर्भर करेगा? दर्पण पे। अगर अवतल दर्पण होगा तो फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाएगी, और अगर उत्तल दर्पण होगा तो फोकस दूरी धनात्मक ली जाएगी। तो अगर हम देखें तो ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण, इसलिए ये ऋणात्मक ली जाएगी। क्या प्राप्त करना है? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी जिसे v द्वारा सूचित किया जाता है, ये हमें नहीं पता है, ये प्राप्त करना है। क्लियर? अब हमें इसको निकालना है, तो हम जानते हैं दर्पण सूत्र से 1/v + 1/u = 1/f। 1/v + 1/-30 = 1/-10। इसको लिख सकते हैं 1/v - 1/30 = -1/10। जब भी निगेटिव साइन, जब भी माइनस की साइन किसी भिन्न के हर में आ जाए तो उसे हम अंश में भेज देते हैं। ओके, 1/v = -1/10, और जब 1/30 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 1/30। 1/v = इन दोनों को जोड़ना है, और ये भिन्न में है तो भिन्न के को जोड़ने का एक अलग ही रूल होता है, जोड़ने या घटाने का। भिन्न को जोड़ने या घटाने के लिए हमें सबसे पहले लघुत्तम करना पड़ता है, लघुत्तम समापवर्तय करना पड़ता है, एलसीएम करना पड़ता है इन दोनों के हर का। 30 और 10 का एलसीएम 30 होगा, 30 और 10 का एलसीएम 30 होगा, और पहले हर से इसमें भाग करेंगे, 10 में भाग करेंगे, 10 से भाग करेंगे 30 में तो आएगा 3, और उस 3 को -1 से गुना करेंगे तो आएगा -3, प्लस इस 30 से 30 में भाग करेंगे तो आएगा 1, और उस 1 को इस 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 1। 1/v = -3 में 1 जोड़ेंगे तो -2 होगा। अलग अलग चिन्ह में घटा देते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू घटा देते हैं। 3 में 1 जोड़े -2, ठीक है। और जो बड़े वाले का, जो बड़ा वाला है उसका साइन दे देते हैं, 30 मतलब 30, ये कैंसिल्ड आउट 15। 1/v = -1/15, v = -15, तिरछा गुना किए v आया -15। अब इस -15 से क्या पता चल रहा है बच्चों? इस -15 से देखो क्या क्या पता चलेगा। पहली बात कि प्रतिबिंब की दूरी 15 सेंटीमीटर है, ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात कि प्रतिबिंब की दूरी जो आई है वो माइनस में आई है, यानी कि प्रतिबिंब भी दर्पण के सामने ही है कहीं, ठीक है, इधर ही है कहीं, दर्पण के सामने। और दर्पण के सामने प्रतिबिंब बना है, दर्पण के पीछे नहीं बना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब निश्चित तौर पर वास्तविक है। तो हमें इतनी जानकारी मिली कि प्रतिबिंब वास्तविक है, प्रतिबिंब दर्पण के सामने है, और 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है। एक और बात हो सकती है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा ही उल्टा होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये प्रतिबिंब भी जो 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है, जो दर्पण के सामने है, वो भी उल्टा है, क्योंकि वास्तविक है इसलिए उल्टा है। तो ये सारी जानकारी हम लोग इससे, इस नंबर से पता कर सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मिलता जुलता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, f = -15। 10 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु रखी हुई है, u = -10। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, ये आपको खुद से बताना है, इसमें हम कुछ नहीं करने वाले हैं, चूंकि एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं बच्चों, आपको बनाना है। ओके, आप पॉज करके ये क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक दर्पण में, अच्छा यहाँ बात कही गई है एक दर्पण में,
यहाँ क्लियर नहीं किया गया है कि दर्पण अवतल है या उत्तल है, बस यहाँ कहा गया है एक दर्पण में वस्तु की दूरी 20 है। तो भाई दर्पण कोई भी हो, वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव होती है। दर्पण कोई सा भी हो, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक लेंगे, मतलब ऋणात्मक लेंगे। आगे, और प्रतिबिंब की दूरी 60 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की दूरी जो है वो 60 सेंटीमीटर। आवर्धन बताइए, आवर्धन बताइए। यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है कि जो प्रतिबिंब की दूरी है इसको क्लियर नहीं किया गया है कि प्रतिबिंब जो बना है वो दर्पण के सामने है या दर्पण के पीछे है, वास्तविक है कि काल्पनिक है। इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी गई है। अगर ये मान लिया जाए कि 60 सेंटीमीटर का मतलब प्लस 60 होता है, अगर ये माना जाए तो आसानी से बना लिया जाएगा। और इसमें आवर्धन पूछा गया है, तो बच्चों पहली बात की आवर्धन क्या होता है? आवर्धन को इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहते हैं। आवर्धन का मतलब होता है कि प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा बना है। जैसे मान लेते हैं कि एक वस्तु को यहाँ खड़ा कर दें जिसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है और इसका प्रतिबिंब बन गया एक बड़ा सा 12 सेंटीमीटर बड़ा। तो 3 सेंटीमीटर ऊंचे वस्तु का प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। तो हम कह सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई बराबर 12/3 बराबर 4। इसको हम लोग कहेंगे m। m का मतलब होता है मैग्निफिकेशन, आवर्धन। किसी दर्पण में, किसी भी दर्पण में, चाहे वो वस्तु हो, सॉरी, चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो, किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या करते कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। और आवर्धन निकालने का ये डेफिनेशन है, अगर दोनों चीजों की ऊंचाई दी हुई हो, दूरी नहीं, ध्यान रखिएगा, ऊंचाई, अगर वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, दोनों की ऊंचाई हमें पता हो, या तो दी गई हो या फिर कैलकुलेशन के बाद हमें पता चलती हो, तो हम ये फॉर्मूला लगाकर आवर्धन निकाल लेंगे। अन्यथा एक और संबंध होता है कि मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, यानी कि आवर्धन निकालने का एक और तरीका होता है, और वो तरीका है कि अगर आपको वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों पता हो तो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम मैग्निफिकेशन निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है? -60/-20 कैंसिल, ये माइनस क्वेश्चन से और ये 60 -20 3, मैग्निफिकेशन आया +3। मैग्निफिकेशन +3 आने का मतलब हुआ कि इमेज जो है वो काल्पनिक है। ओके, काल्पनिक है। फिर से रिपीट कर दे कि इस क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं किया है कि आवर्धन ज्ञात करने के लिए दिया गया है, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी यहाँ क्लियर नहीं की गई है। ये भी नहीं क्लियर किया गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब है या काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, तो इसलिए हम बस मान के चले हैं इसको। अगले क्वेश्चन में इसको और अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण में वस्तु इतनी दूर पे रखी गई है। अब देखिए, इस बार क्या है? उत्तल दर्पण। अभी तक क्या हो रहा था? बार बार हमें अवतल दर्पण मिल रहा था। फोकल लेंथ जो है, फोकस दूरी, वो 20 सेंटीमीटर है, तो हमें +20 सेंटीमीटर लेना होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ऐसा हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। वस्तु 60 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी गई है, यानी u = -60 सेंटीमीटर। अब क्या करना है? प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है, v = क्या?
दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अगर हम बात करें 1/v प्लस 1/u यानी 1/-60 इक्वल टू 1/20। 1/v माइनस 1/60, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, इक्वल टू माइनस 1/60 इक्वल टू 1/20। इसको हम इधर भेज दें, 1/v इक्वल टू 1/20 प्लस 1/60, एलसीएम हो जाएगा 60, 3 प्लस 1 4/60, 15, 1/v इक्वल टू 1/15, v इक्वल टू 15। पॉजिटिव साइन ऑफ v प्रतिबिंब की दूरी का धनात्मक चिन्ह ये हमें बताता है कि प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बना हुआ है। और दर्पण के पीछे कौन सा प्रतिबिंब बनता है? दर्पण के पीछे हमेशा ही आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ये प्रतिबिंब जो है वो काल्पनिक है, दर्पण के पीछे है। इतनी जानकारी हमें मिल गई। एक और जानकारी, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है या आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा सीधा होता है। तो इस जानकारी में एक और बात ऐड कर लेंगे कि ये प्रतिबिंब जो है वो सीधा है। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद हम अलग से एक मैग्निफिकेशन के लिए एक और वीडियो डालेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद एक अलग वीडियो बनाएंगे जो मैग्निफिकेशन से रिलेटेड होगा। उसमें मैग्निफिकेशन को एक्सप्लेन करेंगे फिर से, और उसके कितने वेज होते हैं, कैसे कैसे हम उसको निकाल सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस हम मैग्निफिकेशन का करेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।